अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आपको पता ही है कि मारूफ सहाफ़ी और तजिया निगार और एंकर पर्सन जनाब हामिद मीर साहब जो है वो अभी तक अस्पताल में हैं। अल्लाह करे कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएं। और जैसा कि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। वो मेरे और हामिद मीर साहब के ज़ाती इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन इसका खुदा न खास्ता ये मतलब नहीं हो सकता कि किसी इंसान के ऊपर किसी दूसरे इंसान को ये इजाज़त दी जाए कि वो उसके ऊपर हमलावर हो या उसको फिजिकली ज़दकूब करे या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। लेकिन उसके बाद उस हमले के थोड़ी ही देर के बाद, तकरीबन कोई 35 मिनट के बाद, जिस तरह से बाबा जी के चैनल ने, जियो टीवी ने पैंतरे बदले और अफवाज पाकिस्तान और ISI और ISI के डायरेक्टर जनरल ज़हीरुल इस्लाम को अपना निशाना बनाना शुरू किया तनकीद का, और जिस तरह झूठे उन्होंने वहाँ पे इल्ज़ामात लगवाने शुरू कर दिए, वो भी इंतहाई काबिल तशवीश हैं और उनके ऊपर बड़े गौर करना पड़ेगा। और अब कौम एक ऐसे मरहले पे आ गई है कि अब हमें कड़वे फैसले करने पड़ेंगे, और ऐसे फैसले करने पड़ेंगे कि पाकिस्तान की सिमत जो है, डायरेक्शन जो है, वो सही जगह पे मुतय्यन हो सके। बाबा जी के बहुत पुराने हथकंडे हैं, लोगों पे झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनसे ऐंठते हैं, और इसके कई सबूत मैं पहले भी दे चुका हूँ। लेकिन आज इस कहानी का आपको एक और अहम सबूत देता हूँ। मेरे पास एक ख़त है, मैं आपको ये ख़त दिखा रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, और एक और ख़त है जो फेडरल गवर्नमेंट का है मेरे पास, और ये लिखा गया 28 जनवरी 2014 को, 28 जनवरी 2014 को लिखा। और ये ऑल डिविजनल कमिश्नर्स ऑफ पंजाब को, ऑल रीजनल पुलिस ऑफिसर्स ऑफ पंजाब को, कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर लाहौर को, और थ्रेट टू मीडिया पर्सनैलिटीज फ्रॉम तालिबान। ये लिखा कि थ्रेट टू मीडिया पर्सनैलिटीज फ्रॉम तालिबान, और ये कॉपी गई चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, IGPs को, RPOs को, सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर्स को, एडिशनल IG पुलिस को, एडिशनल IG CID पुलिस को, जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो को, सेक्टर कमांडर ISI को, सेक्टर कमांडर MI को, डायरेक्टर ऑपरेशंस MOI NCMC इस्लामाबाद को, PSO टू चीफ मिनिस्टर लॉ एंड ऑर्डर, PS टू होम सेक्रेटरी। और आगे उन्होंने तफसील जो लिखी है कि इट हैज़ बीन रिपोर्टेड कि तालिबान कमांडर खालिद हक्कानी हैज़ इशूड अ फतवा and accompanying a threat to various media personalities including journalists, TV channel anchors, owners of media houses. This issue has been widely discussed. Besides a fatal attack killing 3 workers of Express News channels was reported on 17 January in Karachi. International unions of journalists have also raised this concern. और नीचे उन्होंने नाम लिखे हैं इन ऑर्डर ऑफ थ्रेट। सबसे पहला नाम जो लिखा है वो जनाब हामिद मीर साहब का है, उसके बाद नजम सेठी साहब का है, इम्तियाज आलम साहब का है, इमरान का है, और मुबशर लुकमान का भी है। नीचे और भी लोग हैं, राना अजीम है फेडरल PFUJ के, वसीम फारूक हैं, आमिर सुहेल हैं जनरल सेक्रेटरी पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के। काफ़ी काबिल कदर इसमें नाम है। लेकिन जिस वक्त से ये वाक़या हुआ है, जियो और जंग ग्रुप ख़ास तौर पे इस थ्रेड के ऊपर खामोश है, और वो ये नहीं बता रहा कि उनको ये ऑफिशियली मिली कॉपी और ये सर्कुलेट हुई कॉपी चैनल के मालकान को, चैनल के करता धरता लोगों को, और लोगों को बावर कराया गया कि अपनी सिक्योरिटी बीफ अप कर लो। प्रोग्राम शुरू होने से चंद मिनट पहले मेरी बड़ी मायानाज एंकर जैस्मिन मंजूर साहिबा, मेरी फॉर्मर कलीग हैं, दोस्त हैं, उनसे तफसीली बात हुई, और उन्होंने मुझे बताया कि हामिद मीर कराची नहीं आना चाह रहे थे, और उन्होंने मीर इब्राहिम रहमान को खास, जी मीर इब्राहिम वही जो बाबा जी के बड़े साहबजादे हैं, उनको मना किया कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है, मैं कराची नहीं आना। फिर डॉक्टर आमिर लियाकत ने, जी वही डॉक्टर आमिर लियाकत जिनकी अपनी डिग्री मशकूक है, बल्कि मशकूक क्या झूठी है, मैं अलग ऐलान कह रहा हूँ, उनकी PhD डिग्री नहीं है, और वो झूठ बोला हुआ है उन्होंने, और मैं दुनिया TV पे एक दफ़ा वो दिखा भी चुका हूँ, अगर वो चाहते हैं तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। और ये है कि उन्होंने डॉक्टर आमिर लियाकत ने उनको खुद पर्सनली यकीन दहानी कराई कि नहीं आपको आना है और हम आपकी केयर करेंगे, ये करेंगे। और ये वो बात है जो मीर इब्राहिम ने और आमिर लियाकत ने खुद जैस्मिन मंजूर साहिबा को बताई कि हामिद मीर नहीं आना चाह रहे थे, हमने उनको फोर्सबली बुलाया, वो क्वेटा जाना चाह रहे थे, और उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है कराची में, और जियो टेलीविजन के बहुत से लोगों के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं वहाँ पे,
लेकिन वो गाड़ी उनको नहीं भेजी गई बुलेट प्रूफ उस दिन। और उस दिन उनको हर्ट्स रेंट अ कार से, जियो की भी कोई गाड़ी नहीं, माइंड यू, जियो की गाड़ी नहीं, हर्ट्स रेंट अ कार की एक गाड़ी जो है वो एयरपोर्ट लेके भेजी गई। और वो गाड़ी जब उनको लेके आ रही थी वहां से, रास्ते में उसके ऊपर फायर हुआ, फिर उसका ताक़ुब किया गया और एक बड़ा लंबा टाइम और यानी दौरानिया ताक़ुब का शारा फैसल के ऊपर, वहां पे उनके ऊपर जब फायरिंग हो रही थी तो अंदर बैठा वो जो गनमैन था, गार्ड था, उसने एक भी फायर नहीं किया। ड्राइवर और गनमैन को पुलिस को नहीं मिलने दिया गया, उनको एक्सेस नहीं दी गई है। गाड़ी के ऊपर से तमाम शवाहिद फौरी तौर पे मिटा दिए गए क्योंकि उसको कार वॉश भेजा गया, उसको धोया गया और उसके बाद उसको अस्पताल की कार पार्किंग में पार्क कर दिया गया, फिर वहां से गालिबन रिमूव किया गया, पुलिस कस्टडी में नहीं देने किया गया। वो चीज जिसकी बाबा जी खुद तशहीर करते रहे कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद वो एविडेंस जो था, फोरेंसिक एविडेंस कितना वाइटल था, उसको किस तरह प्रिजर्व किया जाता है। आप याद करें वो सारी ट्रांसमिशंस जो हैं, वो सारे प्रोग्राम, वो सारे तज्जिए, वो एग्जैक्टली उसी तरह हामिद मीर साहब की गाड़ी के साथ किया गया। मैं इंतहाई दुख के साथ ये कह रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि हामिद मीर साहब को खुद उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग पसंद नहीं करते थे। 4 या 5 अफराद को उनके इस विजिट का पता था, 5 अफराद उनकी फ्लाइट डिटेल्स जानते थे, सिर्फ 2 या 3 अफराद जानते थे कि उनको कौन सी गाड़ी लेने जाएगी और वो गाड़ी जियो की नहीं होगी या जंग की नहीं होगी और उसका नंबर क्या होगा। और नया गनमैन और ड्राइवर जो था वो भी टोटली नया, वो उनको लेने गया जो जानते ही नहीं थे कि अगर खुदा न खास्ता कहीं से इतने बड़े और इतने सीनियर सहाफ़ी को कोई थ्रेट हो तो किस तरह से उसको बचाना है या लेके निकलना है या जवाब में क्या करना है। ये सारे सवालात और इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें आज मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अजीब हुस्ने इत्तफाक है, मफाकात अमल है। कहते हैं कि मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। आप और मैं जितना मर्जी जोर लगा लें, जो मर्जी कर लें, ऊपर जो खालिक कायनात है उसका एक अपना ही स्क्रीन प्ले है और होता वही है जो अल्लाह ताला की मर्जी होती है। आप मेरे मेहमान आज लाहौर में सलमान गनी साहब हैं, हमारे अजीज़ दोस्त हैं, दुनिया टेलीविज़न और दुनिया अखबार से आपका ताल्लुक़ है। और इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आज हमारे एक स्पेशल गेस्ट जनाब उसामा ख्वाजा जी। ये वही उसामा ख्वाजा हैं जो बहुत अरसे से अपने वालिद की FIR के लिए पाकिस्तान के हर थाने में, हर जगह पे मारा मारा फिर रहे हैं। और इनकी वालदा ने आज एक मुझे बड़ी खौफनाक बात बताई और मेरे से बात हो रही थी उनकी। सलमान गनी साहब एग्जैक्ट डेट बताएंगे लोगों को जिस दिन हामिद मीर साहब के ऊपर हमला हुआ? 2 रोज पहले 19 थी, 20 थी? 19 अप्रैल जी, 19 अप्रैल। नाजरीन, मैंने कहा मफाकात अमल खालिद ख्वाजा के साथ यानी उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं हामिद मीर साहब के ऊपर कि उन्होंने उनको मर्डर करवाया, यही उनकी फैमिली जो है पहले दिन से रोना रो रही है और उनकी कोई सुन नहीं रहा। और यानी वो जो टेलीफोन कॉल आज आपको मैं सुनाऊंगा जो हामिद मीर और तालिबान कमांडर के दरमियान हुई, जिसमें उन्होंने खालिद ख्वाजा के मतलब गुफ्तगू फरमाई और उन्होंने कहा कि ये मिर्ज़ाई है, ये है, वो है और वाजिबुल कत्ल है, व्हाटएवर जो भी है, आप खुद सुन लीजिएगा थोड़ी सी गुफ्तगू, पूरी तो मेरे पास सुनवाने का टाइम नहीं है। और 19 अप्रैल को वही फ़ोन कॉल हुई, 19 अप्रैल को ये फ़ोन कॉल हुई जिसकी वजह से एक शख्स कहीं पे जाके शहीद हुआ, मारा गया, कत्ल हुआ, जो भी आप कहना चाहें। और 19 अप्रैल को फायर हुआ जिसमें मोहतरम हामिद मीर साहब ज़ख्मी हो गए। उसामा ख्वाजा, क्या मैं सही कह रहा हूँ कि मेरी डेट्स गलत हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है? जी हाँ। आपको ज़रा सी मैं चंद इक़्तिबासात उस टेलीफोन कॉल के सुनवाता हूँ, सुने। ये क्या कहते हैं, और अफजाई का ऑपरेशन इन्होंने बंद करना या नहीं? नहीं, वो कहते हैं जी बंद नहीं करना, तो हम शुमाली वजीरिस्तान पर भी चढ़ाई करेंगे और 40,000 फौज जो है वो रवाना हो जाएगी 1-2 दिन। अच्छा, शुमाली वजीरिस्तान के लिए। सही। तो उनकी कोई रिपोर्ट है खालिद ख्वाजा वगैरह की? वो कहते हैं कि खालिद ख्वाजा साहब जो है वो कोई
आजम अफरीदी है कोई दर्रा फैल में। अच्छा अच्छा, तारिक अफरीदी। तारिक अफरीदी उसके पास। अच्छा, हाँ। तो ये मतलब कि क्या गवर्नमेंट के ISI के बंदे हैं स्पेशल यहाँ? कौन? यही खालिद ख्वाजा, कर्नल इमाम। खालिद ख्वाजा तो मेरा ख्याल है ISI का बंदा नहीं, वो तो CIA का बंदा है, अमेरिकी CIA का बंदा है। और हैरत की बात है कि उसका राब्ता तालिबान की क़यादत से भी रखता। बहरहाल अगर ये कहीं पे है तो इसको पूछे तो सही ना कि तुम अब्दुल कैनेडी का भी नाम इस्तेमाल किया, तुमने मंसूर इजाज के साथ मिलकर भी काम किया, तुम विलियम केसी के साथ मिलकर भी काम। फिर ये एक और ये कुहाट में जवेद इब्राहिम प्राजा साहब हैं। जी जी, जवेद इब्राहिम प्राजा साहब का वहाँ बहुत बड़ा मदरसा है। हाँ जी, उधर बहुत मदरसा है उनका। अच्छा, और वो जो है हमेशा जो है वो ये कबायली इलाकों में जो लोग अमेरिका के खिलाफ काम करते हैं, ये हमेशा उनकी मदद करते हैं प्राजा साहब। बल्कि इसने तो अपने बेटा भी इधर अलकायदा में भेजा हुआ है, तो वो इसका बेटा भी जसूस ही होगा इसकी तरह। वो तो मेरी उनसे हुई थी बात ना शेखों से, तो उन्होंने कहा था कि हमने इसको ना बिल्कुल साइड पे रखा हुआ है। वो जो मर्जी करें आप, उन कंटेनरों के साथ लूटें अमेरिका का सामान, उसको आप लूटें जलाएं, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं। लेकिन इसको ये तो पूछें कि तुम्हारा मंसूर इजाज से और विलियम कैसी के साथ क्या ताल्लुक? विलियम कैसी CIA का सरबराह था। सही सही। और ये जो है ये खुद मेरे सामने एतराफ कर चुका है कि इसका विलियम केसी के साथ ताल्लुक रहा है। इससे कहें कि चलो विलियम केसी को भी छोड़ो, जो कादियानी होते हैं, मैं तो कादियानियों को काफरों से भी बदतर समझता हूँ। इसका कादियानियों से क्या ताल्लुक है? मंसूर इजाज से इसका क्या ताल्लुक है? ये उससे पैसे क्यों खाता है? ये उसके साथ वो पाकिस्तान जब आता है तो ये उसको ले लेके हर जगह पर क्यों फिरता है? ये मुजाहिदीन के पास लेके उसको क्यों जाता है? क्योंकि ये तो मुझे जाती तौर पर इस बात का पता है कि खालिद ख्वाजा जो है वो उसका न सिर्फ ये कि अमेरिकी CIA से रब्ता है, बल्कि कादियानियों का एक बहुत बड़ा बैनुल-अक़वामी नेटवर्क जो है उसमें एक आदमी है मंसूर इजाज जो कि अमेरिकी है। हाँ, ये उसका फ्रंट मैन है। और एक दफा मंसूर इजाज को लेके खालिद पूरी गुफ्तगू सुनाने का इस वक्त तो मेरे पास टाइम नहीं है। उसामा ख्वाजा, ये सारी गुफ्तगू आपके पास आ गई, आपके पास कॉल रिकॉर्ड्स भी हैं? जी हाँ। कॉल रिकॉर्ड्स लेके गए आप पुलिस के पास? जी, पुलिस के पास भी गए, कोर्ट में भी गए, और जहाँ जहाँ जा सकता था मैं वहाँ पे गया, और लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हुआ मुझे। क्यों? बस यही मेरा ख्याल है कि जो लोग भी कहते हैं कि हामिद मीर के हाथ बहुत लंबे हैं, तो वो हर जगह को अप्रोच कर लेता है। यही इन्फॉर्मेशन है मेरी। खैर, यहाँ पे तो अल्लाह रहम करे, मुझे लगता है वो खुद किसी साजिश का शिकार हो गए इस दफ़ा तो। लेकिन सवाल ये पैदा, जहाँ हम एक तरफ उस अमल की मजम्मत करते हैं सलमान गनी साहब, जो ये हुआ, ये अमल इंतहाई काबिल मजम्मत है, दूसरी तरफ जो जियो ने पूरी लाइन ली और बाद में उनको कलाबाजी बाबा जी को खानी पड़ी, और बाबा जी ने इतने घंटे जो DGISI की तस्वीरें दिखाई और उसके ऊपर पूरा मौकफ वो लेते रहे। अब बहाना उन्होंने बनाया कि जी आमिर मीर ने ये कहा था जो उसके भाई हैं, लेकिन उसके बाद पूरी एक लाइन टो की गई। आप भी यही काम करते हैं, मैं भी यही काम करता हूं, हमें पता है लाइन टो करना क्या होता है। कोई हेडलाइंस में किस तरह से दिया गया और किस तरह से फ्लैश किया गया, तस्वीरें किस तरह से लग रही हैं, ब्रेकिंग किस तरह से चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। ये बगैर पॉलिसी के नहीं होता। इंडियन मीडिया जो है, दे हैड अ फील्ड डे। उनके तो ईद हो गई, दिवाली हो गई, सब कुछ ही एक साथ उनका हो गया। जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी बड़ी सीरियसली इसको, क्योंकि एक बड़े सीरियस एलिगेशन है, उसको देखना शुरू हो गया। एविडेंस कोई है नहीं, हमेशा आप इसी तरह की बातें करते हैं ये बाबा जी जो हैं। और मेरे पास अभी एक और स्टोरी भी है, मैं वो भी दिखा देता हूँ मेमोरीज ताज़ा करने के लिए। क्या ये गद्दार नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबशर साहब, आपने प्रोग्राम की इब्तिदा जिस तरह की है, देखें हामिद मीर मेरे यूनिवर्सिटी में जूनियर थे, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। मेरा उनसे एक ज़ाती तल्लुक़ रहा। आज जो लाहौर में 2 जुलूस निकले हैं, मैं उनमें शामिल रहा। जैसे आपके जज्बात हैं वही मेरे जज्बात हैं। देखिए, मैं इस मामले को बिल्कुल और तरह ले रहा हूँ। एक मामला तो ये है कि हामिद मीर को टारगेट किया गया है, क्यों किया गया है, मकासद क्या थे, लेकिन मैं इसे बिल्कुल आउटसाइड पे ले रहा हूँ। देखिए, बात यह कि आपने जब इंडिया की बात की है, तो मैं गुजरात से आ रहा था, गुजरात यूनिवर्सिटी में। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो लोग सुन रहे होंगे मुझे कि मैं वहाँ बैठ के उन्हें ये कह रहा था कि हम मादर पिदर आज़ादी के कायल नहीं हैं, हमें अपनी सहाफ़त को कौमी मफादात के साथ मशरूत करना है। मैं दोहरा रहा हूँ, वो लोग सुन रहे होंगे। मैं वहाँ पर एक लेक्चर दे के आ रहा था कि हमें अदारों की बालादस्ती के लिए बात करना है, हमें लोगों के जज्बात की तर्जुमानी करनी है, हमें अवाम के मसाइल का हल पेश करना है, और
पाकिस्तान की एक ऐसी तस्वीर पेश करनी है कि दुनिया पाकिस्तान के अंदर आए और यहां पर जो अदारों को टारगेट करने का, मैंने एग्जैक्टली ये फिक्रे कहे थे कि कुछ लोग हमारे अंदर बैठ के दुश्मन के एजेंडे के तौर पे उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वही बात मैं दोहरा रहा हूं। देखिए, एक तरफ मुझे हामिद मीर से पूरी हमदर्दी है, लेकिन मामला कुछ और है। मामला क्या है कि पाकिस्तान में पहली दफा कोई सरमायाकारी होने लगी थी। $32 बिलियन चीन की बात की जा रही थी। उसके बाद ये अफगानिस्तान से 2014 में अमेरिकन फोर्सेस ने वापस जाना था, वहां पर इंडिया का केस मजबूत हुआ है। मुझे याद पड़ता है कि मुबशर, जब बम्बे अटैक हुआ तो यकदम आपको याद है कि वहां से क्या शुरू हो गया, आपकी ISI को और फौज को टारगेट किया गया। देखें, मैं पाकिस्तान के हवाले से बड़ा जज्बाती हूं कि मेरा उसका खून खोला जब मैं रास्ते में था, तो मुझे किसके फोन आने शुरू हुए? इंडियन चैनल से कि जनाब ये मसला हो गया और हामिद मीर को टारगेट किया गया है। मैंने कहा पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी में हमारे हमसाया ममालिक मुलव्वस हैं और हमारी एजेंसीज के पास ऐसे शवाहद मौजूद हैं। फौरी तौर पर उन्होंने लाइन काट दी। फिर दूसरा चैनल आया, फिर मैंने यही बात की है। बात यह कि ये जो मामला हुआ है इस पे हमारे कौमी मफादात असरअंदाज हुए हैं। जो लोग, देखें, मैं बड़ा यकसू हूं कि इस वक्त हम एक गंभीर सूरत-ए-हाल से दो चार है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे असरअंदाज होने के लिए पाकिस्तानी फौज को कमजोर करना बहुत जरूरी है। सलमान गनी मेरे साथ है, उसामा ख्वाजा मेरे साथ हैं। जो बात सलमान गनी नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूं कि मुझे तो शक है कि बाबा जी गद्दारी के कई बार मुर्तकिब हुए और ये भी गद्दारी के जुमरे में आएगा आईने पाकिस्तान के तहत। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एक मैं करेक्शन कर दूं, जब आप ब्रेक पे गए थे, मुझे हमारे दोस्त हैं जुनैद, खुद भी होस्ट हैं, बड़े काबिल इंसान हैं, उन्होंने एक करेक्शन की तस्हीह की मेरी। उन्होंने कहा जी आपने मफाकात अमल कहा, यह मकाफात अमल है। तो आई एम सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड एंड थैंक यू जुनैद साहब, आपने मुझे करेक्ट किया एंड आई एम करेक्टेड। एक आपको मैं बताता हूँ कि हामिद मीर साहब से मुझे एक दो और मैसेज आए। उन्होंने कहा जी आपके इख्तलाफात क्या हैं। मैं आपको बताता हूँ मेरे क्या इख्तलाफात हैं। आप देखें कि बांग्लादेश बना, मशरकी पाकिस्तान था और बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानियों के ऊपर मुकदमे चलाए जा रहे हैं और उनको फांसियां दी जा रही हैं, जो पाकिस्तान से जिनके ऊपर साबित हो रहा है कि वो पाकिस्तान दोस्त हैं। वहाँ पे हामिद मीर ने वारिस साहब के लिए अवार्ड जाके रिसीव किया और जो स्पीच की वो ज़रा सुन लें। There is evidence available against these people. Why don't you release the names of these people? Why you are reluctant to start a process, legal process to try these Pakistan Army officers who are still alive? My point is that the 1971 genocide was not committed only by some Bangladeshis who are left in. Of course not. There are some Pakistanis also. Of course. That's why you must set an example of a fair and free trial, so that we in Pakistan should also make a demand. Somebody must say an official sorry to the people of Bangladesh, that the people in Pakistan, the establishment in Pakistan, who is still very strong, they must realize that it's not easy to kill innocent people. And after 5 years, 10 years, 20 years, 40 years, one day they will be exposed and they will be humiliated and they will be forced to say sorry and they will apologize. So they should not repeat their mistakes. They should not repeat their blunders. Yes. So if today we as Pakistanis force our government to make an apology to the people of Bangladesh, yes, it will serve some purpose for the Bangladeshi people, but it will also redeem us. Yes. But what about getting the establishment to say sorry? Yeah, That would be very meaningful. they say Asma Jahangir is traitor, Hamid Mir is ये traitor. तो बड़ी मुस्कुराहट आती है। आसमा जहांगीर की एक और बड़ी अच्छी तस्वीर मेरे पास पड़ी है, आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहली बारी जंग ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा अपनी वजाहत के ऊपर। पहली बारी बाबा जी ने, क्यों जी सलमान साहब सही कह रहे हो गलत कह रहे हो? पहली दफा लिखा है ना ये बिस्मिल्लाह, तो इससे पहले आज तक लिखा ही नहीं इतने सालों में, 60 सालों में। इन्होंने दिल की गहराइयों से अफवाज पाकिस्तान की इज्जत करते हैं जंग ग्रुप, आज़ादी इजहार का अपना कानूनी और आईनी हक इस्तेमाल करना जारी रखेंगे। बाबा जी का झूठ जो है वो इतना शदीद है
कि मैं आपको उससे एक दिन पहले की एक चीज़ दिखाता हूँ, उन्हीं के अखबार में छपी हुई। वो दिखाएं जी, मेरे पास यहाँ पे नहीं, टीवी पे दिखाएं, ज़रा दिखाएं, मैं देखता हूँ। आप मेरे से यहाँ पे मेरा ख्याल उनके एडिटोरियल ये इसके नीचे जो एक कॉलम भी है जी, और जिसको उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, और टेलीविज़न पे भी इसको बहुत हाईलाइट किया था, और कहा कि हामिद मीर पर हमला बर्बरियत की मिसाल, पाकिस्तान का नाम खराब हुआ। और उसके बाद ISI के सरबराह जनरल ज़हीरुल इस्लाम को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए जरा, वाह वाह। और DG ISI को सख्त मुश्किलात का सामना, खबर का दुरुस्त होने पर इसरार रिपोर्टर का। ये सारी के सारा भरा हुआ है। और नीचे जो अंदर अपनी एक वो लिखी हुई है उन्होंने। और फिर ये देखें जी, ये आगे मेरे हाथ में, ये हम दिखा सकते हैं जी टेलीविजन पे, दिखाएं ज़रा प्लीज़ ये जी, ये ज़रा दिखाएं, ये कौन सा अखबार है? जी 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 बाबा जी, आपका ये अखबार है। और ऊपर ज़रा हेडलाइन पढ़ लें सिर्फ, बाकी फिर मुझे बाद में बताएंगे, और दूसरी भी पढ़ लें। जंग ग्रुप की मैनेजमेंट को लाख खतरात से चंद माह पहले जनरल राइल और वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया था। जी, क्या खतरात थे, और जो आपको वज़ीर आज़म की तरफ से आगाह किया गया और वज़ीर आला की तरफ से भी, वो भी ख़त मैंने आपको दिखाया, उसका तो आप जिक्र करना भूल गए, वो तो आपने नहीं दिखाया। और ये आपकी आज की नहीं है, ये आपकी कब की कहानी शुरू हो रही है। मैं एक सेकंड जी, मैं आपको दिखाता हूं। लाइसेंस टू किल, ये स्टोरी आपने कब पब्लिश की थी? लाइसेंस टू किल। और आपने उसके बाद ये हिंदुस्तान टाइम्स में भी पब्लिश करवाई, जंग में भी पब्लिश हुई। हिंदुस्तान टाइम्स को जब एहसास हुआ 9 जुलाई 2013 को, 9 जुलाई 2013 को आपने ISI के खिलाफ भरपूर किस्म के इल्ज़ामात लगाए, और ऐसे इल्ज़ामात लगाए जो हिंदुस्तानी मीडिया ने भी उठा लिए, और एक में तो छपवाए गए ले जाके, और उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली कि स्टोरी गलत है। आप वहीं पे कायम रहे, आपने उसको रिपीट किया। वैसे साहब, इसमें एक मुझे ज़रा बात कर लेते हैं। आप ये जो तराशे दिखा रहे हैं, अखबार का तर्जुमान क्या होता है? खबर नहीं होती है, उसका एडिटोरियल होता है। परसों का एडिटोरियल देख लें, सिर्फ एक लाइन, आखिरी लाइन जो है वो क्या कहती है कि अगर ISI जुम्मेदार नहीं तो ISI के कुछ एहलकार जरूर हैं। देखिए, बात यह कि मुझे बताएं कि ISI अगर अमेरिका की आंख में खटके तो वो तो मैं दुरुस्त मान लूं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के एक अदारा उसे इस तरह टारगेट करे, ये मेरे लिए मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। पता है, आपकी रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, आप रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, मैं आपको इनकी रिपोर्टिंग की क्वालिटी बताऊं क्या है। मेहरान का जरा इंसिडेंट दिखाई जी, और उसको कितनी ढिठाई से किस तरह से डिफेंड किया। मैं आपको दिखाता हूँ, टीवी दिखाता हूँ जी। आप आज का एडिटोरियल पढ़े क्या है? एडिटोरियल अल्लाह राम करे, मैं क्यों पढ़ूं उनका एडिटोरियल? मुझे नहीं पता उसमें क्या गंसन लिखा होता है। मैंने एक तरफ बात जब मेरा बॉयकॉट है, जंग जियो न्यूज के साथ मेरा बॉयकॉट है। अगर आप मेरे साथ हैं, मुझे फॉलो करते हैं, तो आपका भी आज से बॉयकॉट है। ये तो आप प्ले करें। सर, ये जो कराची में हमला हुआ है, ये भी रावलपिंडी में हुआ है, इसकी सारी प्लानिंग। कराची कौन सा, मेहरान बेस वाला? जी, जो जहाज तबाह किए इन्होंने, वो सारा यहाँ पिंडी में हुआ है। उसका मंसूबा पिंडी में बना है? बना है। किसने बनाया? सर, ये एक आर्मी का बंदा और 7 उसके और मिले हुए, और 2 नेवल के और 2 टर्ली के। वो जो आर्मी का बंदा, उसका नाम क्या है? उसका नाम अरशद है, और उसके साथ एक कर्नल और मेजर है, और 2 नेवल के बंदे हैं। आपकी टीम की तरफ से कोई इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन की गई, और उसके बाद जैसे आपने खुद भी कहा, शेख वकास अकरम साहब का भी यही कहना था कि इस पर एतबार नहीं किया जा सकता, तो इतनी हसास नौयत का मामला ऑन एयर क्यों किया गया इस हवाले से? वही ऑन एयर इसलिए किया कि हमने इसमें ये पॉइंट लिया था कि इस किस्म के वाकयात के हवाले से लोगों को चाहिए कि अगर किसी आम शहरी को पता चलता है तो वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी बताए। बाबा जी, ये इस वजह से ऑन एयर किया। मैं अगर यहाँ पे ये कह दूं कि बाबा जी ने एक और 5वीं शादी कर ली है, तो क्या वो सही होगा? सिर्फ इसलिए कि आप तरदीद करेंगे तो मुझे पता चल जाए कि वो सही है कि गलत है। नो, दैट इज नॉट गुड जर्नलिज्म, दैट इज टेरेबल जर्नलिज्म। क्यों जी?
देखिए मुबशर साहब, अगर फौज को टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तानी फौज को टारगेट किया जा रहा है तो ये बात खतरे से खाली नहीं है। देखिए इंडिया करे एक आप पूरी देखें कि आपके गिर्द ताना बाना बुना जा रहा है और टारगेट कौन है? पाकिस्तानी फौज। पाकिस्तानी फौज कमजोर नहीं होगी तो उनका एजेंडा पूरा नहीं होगा। मैं बतौर पाकिस्तानी, आप मुझे साफी ना समझे, मेरे अपने जज्बात हैं। बात है कि अगर ये बातें इंडिया से होती थी तो हमारा खून खौलता था। जब बम्बे अटैक हुआ उन्होंने आपके गोले मारने कोड तो आपको ही किया ना, नहीं तो देखिए पाकिस्तानी मीडिया को ही किया। ये जो मेहरान बेस की बात की जा रही है, ये आपके एसेट थे 2 जहाज, किसने टारगेट किए हैं? मैं समझता हूं कि आपको अंदरूनी तौर पे कमजोर किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ये क्या कहा जाएगा? खुलनी चाहिए बात। अभी जो कहा गया वो क्या था? देखिए ये बात तो आ गई ना सामने कि किसको टारगेट किया मैं जा आपको रहा है। दिखाता हूं बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस के बारे में क्या कहा जी, वो सुनाऊं आपको? देखिए जी, मुझे मैं सुनाता हूं, सुनाइए। हिंदुस्तान इन्वॉल्व है बलूचिस्तान की सारी सूरत में। उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान के जो फौजी हुक्मरान थे जिन्होंने ये जुल्म शुरू किया था, उन्होंने जो पहला ऑपरेशन 1948 में किया था तो उस वक्त इनकी जो कमांडर थे वो अंग्रेज थे और अंग्रेजों की बलोचों के साथ एक पुरानी लड़ाई थी। तो वो उन्होंने उनकी नफ्सियात में ये चीज शामिल थी। उन्होंने विरसे में बलोच से नफरत ली क्योंकि वो अंग्रेज के वफादार थे और अंग्रेज की लड़ाई बलोच के साथ थी। और वो जो अंग्रेज की और बलोच की लड़ाई थी वो पाकिस्तानी फौज के जर्नलों को विरसे में मिली, वो उनकी घुट्टी में पड़ी। वो उनसे इंस्ट्रक्शंस लेती है जो बलोचिस्तान में लोगों को अगवा करके हेलीकॉप्टर से नीचे गिराते हैं, हेलीकॉप्टर से नीचे गिराते हैं। और जब वो डिस्कशन शुरू हुई, अभी वो उसका कोई नतीजा नहीं निकला था कि कोयटा से एक जर्नैल साहब जो हैं उनको ऑर्डर मिला और उन्होंने तलाक पर हमला कर दिया और 1948 में आपने उस पर कब्जा कर लिया। कब्जा करके आपने जबरदस्ती इलाहाक की दस्तावेज पे जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि बरहमगाह मुफ्ती और हरब्यार मरी का असर नफूस एक लिमिटेड एरिया में। इस वक्त जो असल प्रॉब्लम है वो आपकी कोस्टल बेल्ट में है। कोस्टल बेल्ट के इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है और ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस जो कुछ वहां पर कर रही है वो काबिल मजम्मत है। मेरा मतलब है कि मैं यहाँ पे कह दूं कि बाबा जी ने 5वीं शादी कर ली है, शायद कर भी ली है बाबा जी अपना, वो दुबई में जो है एक, लेकिन यह है कि ओनर्स ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर होना चाहिए कि उनके ऊपर होना चाहिए कि वो बताएं कि उन्होंने नहीं की। देखिए ये तुम पे, मेरे पे है ना कि मैं पहले सबूत तो दूं ना अपनी कई भी बात का। देखिए बशीर साहब, ये जो मामलात आप खोल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये बात पाकिस्तान में एक फैसला तो हो जाना चाहिए और मैं कहता हूं कि इसी मामले की गहराई में जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि जो उसको पाकिस्तान नहीं पसंद, जिसको पाकिस्तान के इदारे नहीं पसंद, वो दफा हो जाए यहाँ से। के अंदर कोई हक नहीं है। जो पाकिस्तान के मफादात पे असरअंदाज हो रहा है और पाकिस्तान के मफादात से खेल रहा है तो उसे फिर पाकिस्तान में रहने का हक नहीं है। लेकिन जो मामलात खोले जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज, मैं आपको रिपोर्टिंग की एक अल्टीमेट मिसाल देता हूं। फौज का मैं रिपोर्टिंग की एक अल्टीमेट मिसाल देता हूं और आपके टेलीविजन की देता हूं। बात ये दुनिया टीवी को मैं आज दिखाता हूं, दुनिया टीवी की एक रिपोर्ट दिखाता हूं इमरजेंसी के बारे में, जो परवेज मुशर्रफ पे इल्जामात लग रहे हैं। जरा देखें एक्चुअली किसका फैसला था, जरा सुने, मैं दिखाता हूं आपको। Deliberating on this issue for some time, and there's nothing which triggered the current date, except that we were looking at how we could address the security situation and address the harmony between the various stakeholders which run the country. So the emergency, today's emergency or yesterday's emergency is extra constitutional. So that measure was taken after deliberation, and as the President said in his speech yesterday, he consulted everybody, all stakeholders, lengthy deliberations. All stakeholders, lengthy deliberations. चलाएं आप सब पे मुकदमा कतारी कर। Take a break. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जब आप गए थे तो मैं सलमान गनी साहब को कह रहा था कि मियाँ साहब की पुरानी तारीख है अफवाज पाकिस्तान के ऊपर हमले होते देखना और खुश होते रहना, बल्कि पता नहीं कोई अजीब सा इनका फिक्सेशन है कि अगर आज हमजा शहबाज शरीफ को भी बना देंगे ना आर्मी चीफ तो 6 महीने बाद मियाँ साहब के उससे भी इख्तलाफात हो जाएंगे, तो फिर जनरल राहील शरीफ है। फ़र्क यह है कि मैं इस केस के अंदर बड़ा एक अहम पॉइंट देख रहा हूँ और वो ये देख रहा हूँ कि रोजनामचे में इंतराज नहीं होने दिया, उसका सफ़ा खाली है। FIR जियो वालों के कहने पे नहीं दर्ज की जा रही, जो फोरेंसिक एविडेंस है उसको वॉश कर दिया गया है।
जो वहां के दूसरा एविडेंस था फिजिकल, उसको जाया करा दिया गया है। और उसके बाद यह है कि ड्राइवर को पुलिस के हवाले नहीं किया जा रहा स्टेटमेंट के लिए, गनमैन को पुलिस के हवाले नहीं दिया जा रहा स्टेटमेंट के लिए। What is going on? Who's stopping this? देखिए बात ये मैंने इसीलिए कहा था कि इस मामले की गहराई तक जाना है और अगर अदालती कमीशन बना है तो ये मामला खुलना है। देखिए मुबशर साहब, आपके ख्याल में ये मामला छुपा वली बाबर पे क्यों नहीं अदालती कमीशन बना? नहीं तो ये अच्छा खानजादा पे क्यों नहीं बना? देखिए वली बाबर की FIR तो कटवा दे। वली बाबर की खबर जियो ने नहीं चलाई थी, दुनिया ने चलाई थी। FIR तो कटवा दे। इतना भाई एक मिनट, मेरे पास अगर ऑप्शन हो, मैं कभी अपना जो है ना, मैं दुनिया ही देखूं, जियो ना देखूं, अगर ये दोनों चैनल का ऑप्शन देखिए बात ये कि ये मैं समझता हूं कि आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है कि इस वक्त तक के FIR क्यों नहीं काटी गई। और आपको पता है ये ऑटोमेटिकली उस इलाके के SHO की जिम्मेदारी होती है कि एक इवेंट हुए आपके और वो रोजनामचा क्यों खाली है। सलमान गनी साहब, आपको एक बात बताऊं, हामिद मीर के साथ ज्यादती हो रही है और उसका अपना चैनल कर रहा है। बात ये तो मैं आपको कह रहा हूं कि बात आप कह रहे हैं सिर्फ हामिद मीर के साथ ज्यादती हो रही है, पूरी कौम के साथ ज्यादती हो रही है, मुल्की मफादात के साथ ज्यादती हो रही है, मुल्की अदारों के साथ ज्यादती हो रही है। ये क्या बात कर रहे हैं? आपकी जगनसाई हो रही है दुनिया में, आप यहाँ पर अफराद को डिस्कस कर रहे हैं। बात यह कि हमारे अदारों को अगर टारगेट किया जा रहा है तो आपको अंदरूनी तौर पर गैर मुस्तहकम किया जा रहा है। कौन कर रहे हैं? मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान के अदारों को टारगेट कर रहा है। और खास तौर पर देखिए ISI को अगर इंडियन की आंख में खटक रही है वो तो दुरुस्त है, अगर पाकिस्तान के अंदर उसके पैमरा की जो है, ये पैमरा का कोड ऑफ कॉन्डक्ट मेरे पास है, इसमें मैंने हाईलाइट की हुई है चीजें। आपके आईने पाकिस्तान के अंदर 63 आर्टिकल में क्या है? तो पैमरा का सो रहा है इस वक्त। असल में पैमरा परवेज रशीद साहब के नीचे है ना जी, और परवेज रशीद साहब सुम्मुम बुकमुन उम्मियों ने इसमें हमले में किसी के नीचे भी है। इस वक्त जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, दुनिया भर के अंदर हमारी जगनसाई हो रही है। हुक्मरान नहीं बोल रहा कि क्या हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जिक्र किया है कि जी वो फौज के बारे में अभी 3 दिन पहले वो काकूल अकेडमी में गए हैं, आप वो तकरीर निकाल के देख लें। और जिम्मेदार पाकिस्तान के अंदर एक शख्स है, वो नवाज शरीफ है। सारी सूरत हाल के हवाले से अगर अदारे गैर मुस्तहकम होंगे तब भी जिम्मेदार है, अगर अदारे मजबूत होंगे तब भी जिम्मेदार है। और मैं ये भी कहता हूं पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी का अमल शुरू हुआ था, इस सारे वाकये से वो मुतासर हुआ है, इसकी जिम्मेदारी भी सोच ले किस पे आनी चाहिए। मैं देखता हूं उसामा ख्वाजा ने कुछ बात करनी है पाकिस्तानी अवाम से। आपके पास 2 मिनट है उसामा, आप क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तानियों को? सर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मेरी बेसिकली नवाज शरीफ साहब से एक रिक्वेस्ट है। नवाज शरीफ साहब मेरे वालिद साहब के बहुत करीबी दोस्त रहे हैं किसी ज़माने में, और उनके मेरे वालिद साहब के काफ़ी एहसानात हैं उनके ऊपर। तो मैं उनसे और तो कुछ नहीं, क्योंकि इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी FIR काटी जाए, जिसके लिए मैं काफ़ी अरसे से ख्वार हो रहा हूँ, और उस एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। और मेरे पास तमाम प्रूफ्स मौजूद हैं हामिद मीर के ख़िलाफ़, जो कि मैं कोर्ट में भी दे चुका हूँ, पुलिस को भी दे चुका हूँ। और उनकी अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो तो मुझे यकीन है कि हामिद मीर जो है वो ज़रूर फांसी के फंदे तक पहुँचेगा। तो मेरी नवाज शरीफ साहब से सिर्फ ये दरख्वास्त है कि जो मेरे वालिद साहब ने उन पर एहसानात किए हैं, उसका बदला सिर्फ मुझे ये चाहिए कि मेरी FIR कटवा दें और मुझे इंसाफ दिलवा दें। बस यही मेरी दरख्वास्त है उनसे। मेरा नहीं ख्याल कि आपकी दरख्वास्त पे अमल होगा। आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता मियाँ साहब करेंगे। मैंने बताया था कि इन्होंने कोर्ट से भी रजू किया है, कोर्ट ने क्या कहा आपको? कोर्ट ने कहा जी कि आप प्राइवेट कंप्लेंट करें। तो मेरे वकील साहब ने बोला ये तो केस को मतलब खराब करने वाली बात है, प्राइवेट कंप्लेंट का तो कोई फायदा नहीं है। फिर जियो वालों ने एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई थी, नजीर लगारी साहब जियो स्पोर्ट्स के हेड और जियो करंट अफेयर्स के हेड हमारे पास आए थे। 1.5 घंटे का उन्होंने मेरी बात रिकॉर्ड की और उन्होंने कहा 2 हफ्ते के अंदर हम इस पे तहकीकात करके और हम इस पे आपको रिजल्ट देंगे, हम जियो पे भी चलाएंगे, हम जंग में भी छापेंगे। इस कमिटमेंट पे उन्होंने मेरा ये इंटरव्यू लिया था। और उसके बाद उन्होंने उसको कुछ भी नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हामिद मीर इसके अंदर वाकई इन्वॉल्व है और ये टेप अगर असली है तो हम हामिद मीर के खिलाफ सिवियर एक्शन करेंगे। उसके बाद ना तो उन्होंने मेरी बात का कोई रिस्पॉन्स दिया, ना ही कभी उसकी कोई रिपोर्ट का कोई मतलब के मंजर आम पे आई। और मेरा ख्याल है ये 2 जियो भी शामिल है इसके साथ, हामिद मीर के साथ, ये सब एक ही हैं, क्योंकि मतलब ये टोटल फ्रॉड उन्होंने मेरे साथ किया बेसिकली। उन्होंने दोबारा आपसे रजू ही नहीं किया? आपने भी उनसे रजू नहीं किया? मैंने बहुत रजू किया जी। नीचे वाला बंदा मुझे कह रहा था नज़ीर लगारी साहब एक बड़ा मोतबर नाम है। जी मुझे नीचे वाला बंदा लगारी साहब से आपने राब्ता नहीं किया? मैंने जी राब्ता करने की कोशिश की, वो मेरे से राब्ता करते नहीं थे। मुझे हमेशा ही जवाब देता था कि वो आपसे राब्ता करेंगे, लेकिन मुझसे कभी भी राब्ता नहीं किया गया हमेशा। फिर नीचे वाला बंदा को मैंने काफी जब ज्यादा चले, थैंक यू। मैं आपको उसामा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे आपके वालिद के कातिलों का भी पता चले और आपको जो है सुकून मिले और आपकी वालदा को सुकून मिले।
और ये भी एक अजीब मफाकात अमल है कि जो मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई वो भी 19 अप्रैल की थी और हामिद मीर पे खुद जो हमला हुआ वो भी 19 अप्रैल को ही हुआ। मैंने आपको एक बात कहनी है कि मैंने बहुत अरसे से जंग जियो न्यूज़ का बॉयकॉट किया हुआ है, क्योंकि मुझे कोई ऐसा अखबार, ऐसा इदारा बर्दाश्त नहीं है जो अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज के ज़ैली इदारों की बुराई करता हो। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है इस बात को कहते हुए। मुझे किसी ने किसी का एजेंट कहना है कह दे, लेकिन कम से कम कोई मुझे CIA का या रॉ का एजेंट तो नहीं कह सकता, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको मैं एक बात बताऊं चलते चलते बाबा जी, चंद लम्हे होते हैं इंसान को सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। आपको एक चीज़ चलते चलते मैं दिखाता जाता हूँ, आपको पता चलेगा पाकिस्तान नेशन इज़ प्राउड ऑफ इट्स आर्म फोर्सेस। और हर उस शख्स पे मैं लानत भेजता हूँ जो अफवाज पाकिस्तान और ख़ास तौर हमारे शोहदा के ऊपर जो है वो उनका मजाक उड़ाए या उनकी हतक करे। वॉच दिस एंड लर्न समथिंग। पुत्र हटाते